श्वेता झा और आप देख रहे हैं अच्छी खबर सच्ची खबर। देखिए, अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश ना रह जाए, बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढ लाए, ऐसी ही अच्छी खबर और सच्ची खबर लेकर हम हाजिर हैं। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट हम समझाएंगे, यानी कि बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। आपको बता दें कि चांद पर रोवर प्रज्ञान का एक्शन शुरू हो चुका है। अगले 13 दिन तक चांद पर क्या क्या हुआ आज हम जानेंगे। साल 2021 के लिए 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐलान भी हो चुका है। रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट को बेस्ट फीचर फिल्म के अवार्ड से नवाजा गया है। वहीं हिमाचल में टूटते आशियाने को संभालने का प्लान भी हम जानेंगे। अच्छी खबर सच्ची खबर में आज बात चंद्रयान 3 मिशन की कामयाबी के बाद की। जी हां, चांद पर हिंदुस्तान का तिरंगा लहरा रहा है। विक्रम लैंडर की सफल लैंडिंग के बाद अब रोवर प्रज्ञान ने भी अपना काम करना शुरू कर दिया है। वहां से तस्वीरें भी आने लगी हैं। लैंडर की लैंडिंग के बाद रोवर उससे निकलकर चांद की सतह पर चहलकदमी कर रहा है। चांद पर सफल लैंडिंग के बाद जाहिर है कि अब दुनिया की नजरें वहां से मिलने वाली जानकारी पर टिकी हुई हैं, जो लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान के जरिए इसरो को मिलेगी। भारत के चंद्रयान 3 मिशन से पूरी दुनिया ये उम्मीद कर रही है कि इससे चांद के बारे में ढेर सारी जानकारी मिलेगी। We have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. चांद पर हिंदुस्तान ने कीर्तिमान रचकर पूरी दुनिया में अपना डंका बजा दिया। 23 अगस्त 2023 की तारीख अब अंतरिक्ष जगत के इतिहास में दर्ज हो चुका है। ये वही तारीख है जब इसरो के चंद्रयान 3 मिशन ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। 23 अगस्त को शाम 6:04 पर जैसे ही लैंडर विक्रम की चांद की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग हुई, पूरा देश गर्व से भर उठा। हर तरफ चांद पर फतह का जश्न शुरू हो गया। इसरो ने इस बार किसी तरह की चूक की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी और उसी का नतीजा है कि हर देशवासी खुशी से झूम रहा है। दुनिया भर से बधाइयां मिल रही हैं। We had a problem in Chandrayaan 2 about the soft landing, so we'll learn lessons from that. इसके बाद हमने जो changes चाहिए तो चंद्रयान 3 में चाहिए, so उसमें कई नए इंस्ट्रूमेंट्स डाला है। सॉफ्टवेयर तो रगड़ बनाया है, उन्हें कई हंड्रेड्स ऑफ टेस्ट हमने किया। सो इस सब टेस्ट और मॉडिफिकेशंस के बारे हमने इसी बार हमने फेलियर का चांस कम हुआ था। लैंडर विक्रम की चांद पर सुरक्षित लैंडिंग के बाद उस स्पॉट से जब धूल छटी तो रोवर प्रज्ञान भी उससे बाहर आ गया और चांद पर चहलकदमी भी करने लगा। उसने डेटा संग्रह करना भी शुरू कर दिया है और लैंडर विक्रम चांद से तस्वीर भी भेजने लगा है। इसरो ने सुबह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए रोवर प्रज्ञान के बाहर आकर चांद पर चहलकदमी की जानकारी दी। लैंडर विक्रम से निकलने के बाद रोवर प्रज्ञान ने सबसे पहले अपने सोलर पैनल खोले। वो आसपास की चीजों को स्कैन करने के लिए नेविगेशन कैमरों का इस्तेमाल कर रहा है। लैंडर और रोवर 14 दिनों में टेक्नोलॉजी के जरिए उन राजों का पता लगाएंगे जिससे दुनिया अनजान है। रोवर डेटा जमा करेगा और इसे लैंडर को भेजेगा। लैंडर इस डेटा को पृथ्वी तक पहुंचाएगा। हिंदुस्तान के चंद्रयान 3 मिशन का अहम मकसद चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पानी की मौजूदगी के बारे में पता लगाना है। यहाँ बर्फ के रूप में पानी की मौजूदगी हो सकती है। चंद्रयान 1 मिशन में इसके संकेत मिले थे। इसके अलावा चंद्रयान 3 मिशन के तहत खनिज संपदा की संभावना तलाशी जाएगी। स्पेस सेंटर की संभावना जांचने, दूसरे ग्रहों की पड़ताल की उम्मीदों को खंगालने के साथ ही चांद की उत्पत्ति के रहस्य का पता लगाने की कोशिश भी की जाएगी। पृथ्वी जैसे दूसरे ग्रहों की खोज भी इस अभियान का अहम हिस्सा है। This mission is just not for India alone; it's for the whole world, so that the other people get inspired to travel to moon and then find out and explore. I think there is a renewed interest in going to the southern part of the moon. Hopefully to look for more of resources, natural resources that is suitable for human beings for its colonization or further expansion or traveling beyond moon.
So scientific community across the globe are very keen to see that we succeed. लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान अपने मिशन में जुट गए हैं। लैंडर विक्रम में 4 पेलोड्स हैं। पहला पेलोड रंभा है, जो चांद की सतह पर सूरज से आने वाले प्लाज्मा कणों के घनत्व, मात्रा और बदलाव की जांच करेगा। दूसरा पेलोड है चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, जो चांद की सतह की गर्मी यानी तापमान की जांच करेगा। तीसरा पेलोड इल्सा है, जो लैंडिंग साइट के आसपास भूकंपीय गतिविधियों की जांच करेगा। और लैंडर पर चौथा पेलोड लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे, जो चांद के डायनामिक्स को समझने की कोशिश करेगा। रोवर प्रज्ञान की अगर बात करें तो उस पर 2 पेलोड्स लगे हैं। रोवर पर पहला पेलोड लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप है, जो चांद की सतह पर मौजूद केमिकल्स की मात्रा और गुणवत्ता की स्टडी करेगा। इसके साथ ही खनिजों की खोज भी करेगा। रोवर का दूसरा पेलोड अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है, जो एलिमेंट कंपोजिशन की स्टडी करेगा। लैंडिंग साइट के आसपास से मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टिन और लोहा जैसे खनिजों की खोज करेगा। This rover will go down around for the surrounding, maybe a few hundred meters at best, and then try to analyze locally what is there. Of course, it will take close pictures to start with. Then, of course, it will try to look at the minerals and the water component, and also the helium-3 and so on, and type of seismic phenomena which may take place there, and again the type of rare atmosphere which is around the moon and its characteristics, the ionization effects and so on. So it's going to be a very unique experimental setup, and it is going to throw a lot of light on the origin of the moon and its behavior. रोवर चंद्रमा पर चहलकदमी कर रहा है, वहां की तस्वीरें ले रहा है, वीडियो कैद कर रहा है, मतलब चांद की सतह की तमाम जानकारियां जुटा रहा है और उसे इसरो से साझा करता जा रहा है। 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से रोवर चांद की सतह पर चलकर रिसर्च में जुटा है और इससे आने वाले दिनों में इसरो को कई अहम जानकारी मिलने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर और अब बात हिमाचल के कुल्लू में ताश के पत्तों की तरह ढही इमारतों की। हिमाचल में बारिश की वजह से जून से लेकर अब तक 10,000 करोड़ रुपए के नुकसान की आशंका है। हिमाचल के पहाड़ों पर बसे ज्यादातर बड़े शहरों से रह रहकर दरकते पहाड़ और खिसकती जमीन से जुड़ी तस्वीरें और वीडियो सामने आते रहे। इस बार कुल्लू से डराने वाला एक वीडियो सामने आया। आज सुबह 30 सेकेंड के अंदर 7 इमारतें एक एक करके ताश के पत्तों की तरह ढह गई। कुल्लू जिला प्रशासन को पहले से इस तरह की आशंका थी और यही वजह रही है कि अधिकारियों ने इन इमारतों को 3 दिन पहले ही खाली करवा लिया था। फिर भी लैंडस्लाइड की आशंका की वजह से वहां आसपास की कुछ इमारतों पर भी खतरा बना हुआ है। इसी वजह से यहां लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी गई। कुल्लू से आए इस खौफनाक वीडियो को देखने के बाद लोग इसके लिए पहाड़ी इलाकों में बढ़ती इंसानी गतिविधियों को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, जिसमें पहाड़ों पर बेतरतीब निर्माण, सड़कों को चौड़ा करने के लिए पहाड़ों की कटाई, जंगलों को काटना और खराब ड्रेनेज सिस्टम जैसे मुद्दे भी शामिल हैं। लेकिन एक सवाल भी उठता है कि जब कमजोर इमारतों को वक्त रहते खाली करवा लिया जाता है तो उनको डेमोलिश यानी कि तोड़ क्यों नहीं दिया जाता। इस तरह के सवाल 16 अगस्त के बाद शिमला के कृष्णनगर इलाके में रहने वाले कई लोगों ने पूछा था, जब भूस्खलन के चलते कई इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गई थी, जिसका वीडियो भी सामने आया था। करीब 1 हफ्ते पुराने वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे एक के बाद एक कई घर भूस्खलन की चपेट में आ गए। इस घटना के बाद वहां यह सवाल उठा कि अगर वक्त रहते कमजोर पड़ चुकी इमारतें खाली करवा ली जाती हैं तो प्रशासन की तरफ से उन्हें उसी वक्त जमींदोज क्यों नहीं कर लिया जाता, ताकि ऊंचाई पर बनी इमारतों के गिरने से नीचे के मजबूत घर चपेट में न आए। इस तरह के सवाल हिमाचल के लोग लगातार पूछ रहे हैं, जिसका जवाब हम पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के डायरेक्टर प्रोफेसर बलदेव सेतिया से जानेंगे। मैं जो कह सकता हूं वो यही कि ये बहुत साइट स्पेसिफिक चीजें हैं। जहां कहीं आप किसी बिल्डिंग को, एग्जिस्टिंग बिल्डिंग को, डायलेपिडेटेड है, बहुत पुरानी है, 50 साल हो गए हैं, अब ये रहने लायक नहीं है, तो उसे नंबर 1 छोड़ दिया जाता है।
अबेंडन कर दिया जाता है। उसके पश्चात अगर हम उसे तोड़ने लगते हैं तो या तो उसे फिर से सॉलिडिफाई किया जाए उस जगह को, या उसकी जगह नई कंस्ट्रक्शन हो। अदरवाइज टोटली जिसे कहेंगे स्वीपिंग स्टेटमेंट ये देना कि जहां ये पुरानी हो गई उन्हें तोड़ देना चाहिए, ये शायद थोड़ा डिफिकल्ट स्टेटमेंट होगा। बट यस, जहां डायलेपिडेटेड कंस्ट्रक्शन हो जाती है, पुरानी हो जाती है, उसे अच्छा है कि देख रेख में उसे हटाकर उसकी जगह नई कंस्ट्रक्शन की जाए या उसे स्टेबलाइज किया जाए। शहरी इलाकों में इस तरह की दिक्कत अक्सर आती है। चलिए बढ़ते हैं आगे, और अब बात उस ग्रैंड मास्टर की जिसने शतरंज वर्ल्ड कप में ऐसी चालें चली कि सामने वाला खिलाड़ी हैरान रह गया। महज 18 साल के प्रज्ञानंदा दुनिया के नंबर 3 खिलाड़ी को सेमीफाइनल में हराकर फाइनल में पहुंचे, जहां उन्होंने दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी को कड़ी टक्कर दी। उनकी इस बड़ी उपलब्धि में उनकी मां का सबसे बड़ा योगदान है। उन्हीं की बदौलत आज प्रज्ञानंदा इस मुकाम पर पहुंचे हैं। But the result of the game was essentially determined by Magnus Carlsen. प्रज्ञानानंद महज 18 साल का वो खिलाड़ी जो शह और मात के खेल में बड़े बड़ों की फहरिस्त में शामिल हो चुका है। Wow. Well, that kind of game arc. दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी को भी जिसने कड़ी टक्कर दी। शतरंज के नंबर 1 खिलाड़ी और 5 बार के विश्व विजेता नॉर्वे के कार्लसन से लोहा लिया। फिडे वर्ल्ड कप शतरंज टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में भारतीय शतरंज के ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानानंद ने दमदार प्रदर्शन किया। उन्होंने दोनों बाजियों में मैग्नस कार्लसन को ड्रॉ पर रोका। उसके बाद जीत और हार के लिए आई टूर्नामेंट में टाई ब्रेकर की बारी। पहले टाई ब्रेकर तक प्रज्ञानानंद ने कार्लसन को कड़ी टक्कर दी। हालांकि कड़ी टक्कर के बाद वो चूक गए, लेकिन चेस की दुनिया में वो बड़े मुकाम हासिल कर चुके हैं। 10 अगस्त 2005 को चेन्नई में जन्मे प्रज्ञानानंद 3 साल की उम्र से ही शतरंज में हाथ आजमाने लगे। प्रज्ञानानंद सिर्फ 10 साल की उम्र में इंटरनेशनल मास्टर बन गए और 12 साल की उम्र में ग्रैंड मास्टर। 2018 में प्रज्ञानानंद भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर और दुनिया के दूसरे सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए थे। प्रज्ञानानंद के शतरंज के सफर के पीछे भी दिलचस्प कहानी है। बड़ी बहन वैशाली को देखकर ही प्रज्ञानानंद ने शतरंज खेलना शुरू किया था, लेकिन अपनी मां नागलक्ष्मी के बिना शायद इतने बड़े मुकाम तक नहीं पहुंचती। श्री आर प्रज्ञानंदा मां ही वो हस्ती है जिन्होंने प्रज्ञानानंद को शतरंज का बड़ा खिलाड़ी बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। नागलक्ष्मी अपनी बेटी वैशाली और बेटे प्रज्ञानानंद को दोनों को शतरंज में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती थी और हमेशा उनके सपोर्ट में खड़ी रहती थी। बचपन से ही शतरंज से जुड़े टूर्नामेंट खेलने के लिए उन्हें लाने और ले जाने की जिम्मेदारी उनकी मां पर थी। यही नहीं, अपने बेटे बेटी के खाने पीने का भी पूरा ध्यान मां ही रखती है। जब किसी टूर्नामेंट के लिए ले जाती हैं तो एक इंडक्शन स्टोव और 2 स्टील के बर्तन ले जाती हैं, ताकि उन्हें घर का खाना मिल सके जिससे वो अच्छा प्रदर्शन कर सके। प्रज्ञानानंद का पूरा परिवार ही सिंपल जिंदगी जीने वाला है। उनके पिता रमेश बाबू बैंक में काम करते। पोलियो से ग्रसित होने के बावजूद वो बच्चों को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। माता पिता के आशीर्वाद और बहन का पूरा साथ मिलने से प्रज्ञानानंद ग्रैंड मास्टर की उपाधि पाने से लेकर दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी को कड़ी टक्कर देने में कामयाब हुए। सेमीफाइनल में दुनिया के तीसरे नंबर के खिलाड़ी फैबियानो कारुआना को हराकर वो फाइनल तक पहुंचे। शतरंज के इस माहिर खिलाड़ी को क्रिकेट का भी शौक है। मौका मिलने पर वो क्रिकेट खेलते भी हैं, लेकिन पहला प्यार शतरंज ही है, जिसमें वो बाजी पलटने का खूब मादा दिखा रहे हैं। आने वाले समय में वो देश का नाम और रोशन करेंगे। उनके शानदार प्रदर्शन को देखते हुए सबको ये उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो आपको बता दें कि 69वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलने पर अल्लू अर्जुन काफी खुश नजर आए। जाहिर सी बात है, उनके घर से तस्वीरें सामने आई है। ये देखिए सेलिब्रेशन की तस्वीरें परिवार के लोगों के सामने। किसी की आंखों में खुशी के आंसू छलक रहे हैं, फोटोग्राफी हो रही है, तालियां बजाई जा रही है। जाहिर सी बात है, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि तेलुगु फिल्म के एक्टर को
ये अवार्ड मिला है। ये अवार्ड पाकर अल्लू अर्जुन काफी खुश नजर आए। उनके घर से ये तस्वीरें सीधी आई है। जैसे ही नेशनल फिल्म अवार्ड की घोषणा हुई उसके बाद उनके घर से ये तस्वीरें सामने आई हैं। परिवार के लोगों के साथ खुशियां मनाते हुए खुशी के आंसू छलक रहे हैं। अल्लू अर्जुन को आप देख सकते हैं परिवार के लोगों के साथ गले लगते हुए। तो इसी के साथ अच्छी खबर सच्ची खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।